अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली साइकोलॉजी की सबसे मेजर फील्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से इनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। करंटली हम मोटर डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। मोटर डिसऑर्डर्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, सेकंड इज़ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड द थर्ड वन इज़ टिक डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर एंड स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस कर चुके हैं। करंटली हम टिक डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ टिक डिसऑर्डर्स डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ टिक डिसऑर्डर्स। फर्स्ट इज़ प्रेवलेंस रेट। टिक्स जो हैं वो चाइल्डहुड में कॉमन होते हैं। यूएसए में एक नेशनल सर्वे के मुताबिक 1000 में से 3 लोग जो हैं वो टिक डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, या 3 पर 1000 केसेस जो हैं वो क्लिनिकली आइडेंटिफाइड हैं। जबकि कनाडा में सर्वे के मुताबिक टॉरस डिसऑर्डर का प्रेवलेंस रेट अगर देखा जाए तो 3 to 9 पर 1000 इन स्कूल एज चिल्ड्रन, यानी जो स्कूल एज चिल्ड्रन है उनमें 3 से 9 बच्चे जो हैं, 1000 में से 3 से 9 बच्चे जो हैं वो टॉरस डिसऑर्डर का शिकार हैं। अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो 2:1 से 4:1, यानी मेल टू फीमेल रेशो है ग्लोबली। इट्स मीन कि मेल्स में ये डिसऑर्डर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे मेल्स में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब वो फीमेल्स जिनमें परसिस्टेंट टिक डिसऑर्डर्स है, वो हाईली वल्नरेबल होती हैं कि उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज़ आ जाएं। जबकि अफ्रीकन अमेरिकन्स और लैटिन अमेरिकन्स में इन केसेस का रेशियो लो है, क्योंकि वहाँ पे केयर को या हेल्थ को इतनी एक्सेस नहीं है। एज के अकॉर्डिंग अगर सिम्टम्स की सेवेरिटी की बात की जाए, डेवलपमेंट एंड कोर्स की बात की जाए, तो टिक डिसऑर्डर्स का ऑनसेट जो है वो 4 to 6 ईयर्स है, यानी 4 से 6 ईयर्स के दौरान टिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ब्लिंकिंग जो है इसका एक हाईली करैक्टरिस्टिक है इनिशियल सिम्टम का। फिर जब एज 10 से 12 की बात की जाए तो यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स पीक पे होते हैं। मीन्स ये सिम्टम्स जो हैं वैक्स एंड वेन होते हैं, इनके फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होती है। फिर जब बच्चा एडोलेसेंस से एडल्टहुड में जाता है तो ये सिम्टम्स आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में मेजॉरिटी के सिम्टम्स डिक्लाइन हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, बट कुछ केसेस में सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट और सेवियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, जिसमें अर्ली इन्वायरमेंटल रिस्क आते हैं और जेनेटिक्स आती है। अर्ली इन्वायरमेंटल रिस्क की बात करें तो एडवांस्ड पेरेंटल एज, यानी जिन पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा होती है, उनमें भी चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में टिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आ जाएँ। उसके अलावा फ़ीटस की ग्रोथ जो है वो जब इम्पेयर्ड होती है, सही से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी बच्चा जो है वो टिक डिसऑर्डर की तरफ लीड कर सकता है। देन हमारे पास आता है मैटरनल इंट्रापार्टम फीवर एंड मैटरनल स्मोकिंग। मैटरनल इज़ टू मदर एंड इंट्रापार्टम फीवर का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर मदर को फीवर होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चे में टिक डिसऑर्डर आ जाए। या फिर अगर पेरेंट्स में से पेरेंट अगर उसके स्मोकिंग करते हैं, तो उसके भी चांसेस होते हैं कि बच्चे में टिक डिसऑर्डर हो। नेक्स्ट इज़ सेवियर साइकोसोशल स्ट्रेस। अगर सोशल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट में से मदर को कोई स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से भी बच्चा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लीड कर सकता है। उसके अलावा अगर प्री टर्म बर्थ हो, यानी बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो, 37 वीक से पहले उसकी बर्थ हो जाए, तो उसकी वजह से भी बच्चा टिक्स
डिसऑर्डर को फेस कर सकता है। और उसके अलावा ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल पोजीशन क्या होती है कि पहले हेड डाउन होता है और फिर बॉडी पार्ट जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है? लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में पहले बच्चे का फ़ीट या बुटॉक बाहर आएगा और उसके बाद उसका हेड बाहर आएगा। तो जब उसकी पोज़ीशन सही नहीं होती तो उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके अलावा अगर सिज़ेरियन डिलीवरी है, यानी बच्चे की नॉर्मल बर्थ के बजाय सर्जरी के थ्रू अगर बर्थ हुई है, तो उस वजह से भी बच्चे में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। जेनेटिक्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स में से अगर किसी एक को भी टिक डिसऑर्डर है, तो 70 से 85% चांसेस होंगे कि बच्चों में भी टिक डिसऑर्डर्स ट्रांसफ़र हो। तो इट्स मीन ये हेरिटेबल है। उसके अलावा मैनी जीन्स नॉट अ सिंगल जीन कंट्रीब्यूट टू टिक डिसऑर्डर्स। टिक ऑर्डर्स जो हैं वो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं, यानी माइल्ड टू सेवियर लेवल तक होते हैं। और उसके अलावा ये जेनेटिक रिस्क शेयर करते हैं विद ओसीडी, एडीएचडी एंड एएसडी। इम्यून सिस्टम एंड ब्रेन इन्फ्लेमेशन की वजह से भी कुछ बच्चों में टिक डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी बच्चों में टिक डिसऑर्डर ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। और रिसर्चेस अभी भी इन पे हो रही हैं कि फाइंड आउट किया जा सके कि इन्फेक्शंस वाकई टिक्स को ट्रिगर करते हैं या नहीं। नेक्स्ट इज़ एसोसिएटेड विद सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर। स्वीडन में एक कोहॉर्ट स्टडी हुई है जो कि 1969 से 2013 तक है। वो रिवील करती है कि जिन इंडिविजुअल्स में टॉरस डिसऑर्डर या फिर परसिस्टेंट और क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर होता है, उनमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स का रेट ऑड रेशियो जो है वो 3.86 है, जबकि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सुसाइड डेथ रेशियो जो है वो 4.39 है। अब वो इंडिविजुअल जिनमें यंग अडल्टहुड के बाद परसिस्टेंट टिक डिसऑर्डर है या फिर उनकी सुसाइड अटेम्प्ट की हिस्ट्री है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर है कि ये लोग सुसाइड डेथ की तरफ जाएं। केस कंट्रोल डाटा सजेस्ट करता है कि 1 इन 10 यूथ जिसमें परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर है, वो सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ये जितना भी डाटा लिया गया है, ये सारा हम लोग DSM-5 TR से स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टिक डिसऑर्डर्स। अब बहुत से इंडिविजुअल्स जिनमें माइल्ड से मॉडरेट सेवेरिटी ऑफ टिक डिसऑर्डर्स होता है, उनमें कोई भी डिस्ट्रेस नहीं होता। मीन्स कि उनकी फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है? ऑफ़न फंक्शन वेल। और समटाइम्स जो है वो अपने टिक्स के बारे में अवेयर भी नहीं होते। रेयर कॉम्प्लिकेशंस में ऐसे होता है कि फ़िज़िकल इंजरी हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो हेड बैंगिंग कर रहा होता है, सेल्फ बाइटिंग करता है, बॉडी रॉकिंग करता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसके फेस पे लगे उसको आई इंजरी वगैरह हो जाए। या फिर बार-बार नेक मूवमेंट्स करने की वजह से डिस्क डिज़ीज़ उसको हो सकती है। अब अगर ADHD एंड OCD की बात करें, अगर टिक डिसऑर्डर के साथ ADHD और OCD है, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल की डेली फंक्शनिंग इम्पैक्ट होगी, डिस्टर्ब होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टिक डिसऑर्डर की वजह से डिस्टर्ब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ADHD है अगर बच्चे में, तो वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, एक जगह आराम से बैठ नहीं पा रहा, इस वजह से वो फ़ोकस नहीं कर पा रहा, चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टिक डिसऑर्डर्स की वजह से है, बल्कि ADHD सिम्पटम्स की वजह से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा। उसके अलावा अगर OCD है उसको कंटीन्यूअसली ऑब्सेशंस आ रही हैं, कंपल्शन है, वो कंटीन्यूअसली किसी न किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से भी उसकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो इन शॉर्ट, टिक सिम्पटम्स की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बल्कि ADHD एंड OCD को अकरिंग कंडीशंस की वजह से वो डेली फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट में अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देखते हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट, जिसमें अदर मेडिकल कंडीशंस आती हैं या फिर अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टिक डिसऑर्डर्स के रिदम एंड फॉर्म की बात की जाए तो ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था कि वेरिएबल इंटरवल के बाद टिक्स होते हैं, जबकि मोटर स्टीरियोटाइप्स की बात की जाए तो ये रिदमिक होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं, इसके साथ-साथ ये प्रेडिक्टेबल भी होते हैं।
कोरिया की बात की जाए तो ये रैपिड, रैंडम, एब्रप्ट और इर्रेगुलर होते हैं। जबकि डिस्टोनिया की बात की जाए तो ये सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और डिस्टॉर्टेड पोस्चर होता है। जबकि मायोक्लोनस की बात की जाए तो ये सडन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है और नॉन रिदमिक होता है। अब एज ऑफ ऑनसेट की बात की जाए तो टिक डिसऑर्डर्स जो है वो 4 से 6 इयर्स में ऑनसेट होता है, स्टार्ट होते हैं। जबकि मोटर स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो ऑफ्टन विदिन 3 इयर्स में सिम्पटम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। जबकि कोरिया की वेरिएबल एज है, डिस्टोनिया का भी वेरिएबल एज है और मायोक्लोनस भी वेरिएबल एज हैं। प्री मॉनिटरी अर्जेस की बात की जाए तो टिक डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट होती हैं, जबकि बाकी डिसऑर्डर्स में नहीं होती। डिस्ट्रैक्शन रिस्पॉन्स की बात की जाए तो टिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको सप्रेस्ड किया जा सकता है। मोटर मूवमेंट्स जो होती हैं वो डिस्ट्रैक्शन से स्टॉप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या बॉडी रॉकिंग कर रहा है, तो एकदम से हम उसका नाम लेते हैं या एकदम से उसकी तरफ हम बॉल फेंकते हैं, उसकी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो मूवमेंट स्टॉप हो जाती हैं। जबकि कोरिया एंड डिस्टोनिया जो है वो वॉलंटरी एक्शन से और ज़्यादा वर्सन हो जाती हैं और मायोक्लोनस जो हैं वो सप्रेस नहीं होती। स्लीप प्रेजेंटेशन की बात करें तो टिक डिसऑर्डर्स में स्लीप डिक्रीज़ हो जाती है और जबकि डिस्टोनिया में ये स्लीप के दौरान नहीं होते और मायोक्लोनस जो हैं वो ड्यूरिंग स्लीप हो सकते हैं। नेक्स्ट टिक्स जो हैं वो बॉडीली अर्जी से ड्रिवन होते हैं। इनका गोल होता है कि उनको जो भी टेंशन होती है उसको रिड्यूस किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट है या फिर एक्साइटिंग इवेंट्स है, जैसे टेस्ट देना है या फिर कोई भी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ है, कोई टीवी प्रोग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फ़नी है, तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो टिक्स को शो करता है। जो स्ट्रेसफुल एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं ना, उनकी वजह से टिक्स जो है वो वर्सन हो जाते हैं। जबकि जो काम एक्टिविटीज़ होती हैं, फ़ोकस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें टिक्स जो है वो बेहतर होते हैं। टिक्स वर्सेस ओसीडी का अगर डिफ़रेंस देखा जाए तो टिक्स जो हैं वो सडन, रैपिड और रिकरेंट होते हैं, जबकि ओसीडी में ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस होती हैं। टिक्स जो हैं वो फ़िज़िकल टेंशन को रिड्यूस करते हैं, जबकि ओसीडी जो है वो एंग्ज़ायटी में रिड्यूस करना होता है उसका पर्पस। अब जो टिक्स होते हैं वो ब्रीफ, सडन होते हैं यानी मिलीसेकंड्स के लिए होते हैं, ठीक है? इनवॉलंटरी होते हैं। जबकि ओसीडी जो है वो पर्पसफुल होते हैं, लेकिन ड्रिवन बाय एंग्ज़ायटी होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बार-बार थॉट्स आ रही हैं कि हाथ गंदे हैं, तो इंडिविजुअल जाके क्या करेगा, हाथ धोएगा। उसके अलावा उसको लग रहा है कि डोर को लॉक्स नहीं किया, तो अब उसको एंग्ज़ायटी हो रही है तो बार-बार जाके वो डोर को चेक करेगा। जबकि अगर हम टिक्स की बात करें तो उसमें हमने बात की थी कि फ़िज़िकल टेंशन को रिड्यूस करना होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आई ब्लिंकिंग करेगा, शोल्डर को श्रगिंग करेगा, थ्रोट को क्लियर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आइज़ के गिर्ड जो है वो टेंशन फ़ील हो रही है। एज़ अ रिज़ल्ट बच्चा जो है वो आइज़ को ब्लिंक करेगा ताकि जो अनकम्फ़र्टेबल सेंसेशन हो रही है वो रिवील की जा सके। तो इट्स मीन ये फ़िज़िकल टेंशन जो बच्चे को फ़ील हो रही है, टिक्स उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल टिक डिसऑर्डर अलर्ट। अब हमने बात की थी कि टिक्स जो हैं वो बहुत ब्रीफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं यानी मिलीसेकंड्स के लिए होते हैं। लेकिन अगर ये एपिसोड सवेयर हो जाएँ यानी फ्रॉम 15 मिनट्स टू सेवरल आवर्स तक रहें, तो इट्स मीन कि टिक डिसऑर्डर अलर्ट है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे की जो फंक्शनिंग वगैरह है वो भी डिस्टर्ब होगी। अगर कोमॉर्बिडिटी की बात की जाए तो बहुत सी मेडिकल और साइकाइट्रिक कंडीशंस जो हैं वो टिक डिसऑर्डर्स के साथ को-अकर हो सकती हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, एडीएचडी एंड ओसीडी वगैरह के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। तो ओसीडी और एडीएचडी की वजह से फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, टिक्स की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, अगर टिक्स जो है वो 15 मिनट से सेवरल आवर्स तक रहते हैं तो उसकी वजह से फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे। इसीलिए हमने कोमॉर्बिडिटी को भी देखना है कि सिम्पटम्स जो हैं या प्रॉब्लम जो हैं वो सिर्फ़ टिक डिसऑर्डर्स की वजह से हैं या फिर साथ में कोई और डिसऑर्डर्स भी हैं जिसकी वजह से बच्चा रिजिड बिहेवियर शो कर रहा है। सो यहाँ पे कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टिक डिसऑर्डर्स।